नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार है और मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मानविकी विद्यापीठ संस्कृत संकाय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। अब तक की कक्षाओं में आपने संस्कृत भाषा की प्रकृति और स्वरूप को समझा, जिसके अंतर्गत आपने संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया, संस्कृत वाचन और विविध विषयों को समझा, संस्कृत साहित्य का आस्वादन किया। अब हम संस्कृत के व्यावहारिक पक्ष को समझने का प्रयास करेंगे। यह जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण या संस्कृत साहित्य को पढ़कर क्या संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग किया जा सकता है या क्या संस्कृत का व्यवहार में प्रयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पत्र तथा समाचार लेखन। पत्र, यह शब्द सुनकर हमारे मस्तिष्क में अनायास एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि आज के ज़माने में भी कोई पत्र लिखता है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का ज़माना है। जब आजकल कोई हिंदी या अंग्रेज़ी में पत्र नहीं लिखता तो संस्कृत में कौन पत्र लिखता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में न केवल पत्र लिखे जा रहे हैं, अपितु संस्कृत में बातचीत भी होती है। संस्कृत में प्रशासनिक कार्य भी होते हैं। अदालतों में वकीलों द्वारा संस्कृत में दलीलें पेश की जाती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर संस्कृत समाचारों और कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, जिसके दर्शकों की और श्रोताओं की संख्या लाखों में है। समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं और उनको पढ़ने वालों की संख्या भी अत्यधिक है। संस्कृत में हस्तलिखित पत्रों के अतिरिक्त ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भी संस्कृत में पत्र अथवा संदेश लिखे जा रहे हैं। एक एक करके मैं आपको बतलाऊंगा कि किस प्रकार के पत्र और समाचार लेखन संस्कृत भाषा में आज भी हो रहे हैं। परंतु इन सब विषयों को जानने से पूर्व सर्वप्रथम जिस विषय पर विचार करना यहाँ आवश्यक हो जाता है वह है पत्र लेखन का प्रयोजन एवं प्रकार। हमारे जीवन में असंख्य कार्य पत्रों के माध्यम से ही होते हैं, अतः पत्र लेखन के प्रयोजन भी अनंत हो गए। विद्यालयों, महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली स्पर्धाओं के निमंत्रण पत्र संस्कृत में भेजे जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान्याः सुरभारती समुपासकाः सादरं निवेद्यते यद अस्माकं महाविद्यालये संस्कृत संसदः निष्ठा पक्षतः अंतर महाविद्यालयीयं श्लोक गायन पृष्ठमंचेति स्पर्धा द्वयं समायोजयिष्यते। अस्मिन् अवसरे अत्र भवतां भवतीनां च समुपस्थितिः सादरं काम्यते। तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया वो एक महाविद्यालय में जो स्पर्धा होने जा रही है, जो प्रतियोगिता होने जा रही है, उसका निमंत्रण पत्र है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत के विभिन्न समारोहों, सम्मेलनों एवं विद्वत गोष्ठियों में भाग लेने हेतु भी विद्वानों को जो पत्र हैं, निमंत्रण पत्र हैं, वो संस्कृत भाषा में प्रेषित किए जाते हैं। अब किसी के घर में मुंडन है, यज्ञोपवीत संस्कार है, विवाह आदि है, तो ये जितने भी संस्कार हैं इन सब की भी आमंत्रण जो पत्र है वो संस्कृत भाषा में या संस्कृत माध्यम से, संस्कृत पत्रों के माध्यम से भेजे जाते हैं। संस्कृत पत्र पत्रिकाओं के संपादकों को पाठकों के संस्कृत पत्र प्राप्त होते हैं और संपादक भी शुल्क प्रेषण आदि हेतु अपने ग्राहकों को संस्कृत में ही पत्र प्रेषित करते हैं। विविध प्रकार के संस्कृत संस्थानों और संस्कृत विश्वविद्यालयों के परिपत्र भी संस्कृत में प्रकाशित होते हैं। अब ये सामान्य बात है कि जो विश्वविद्यालय संस्कृत का है, जो विशेष रूप से संस्कृत का पठन और पाठन करवाता है, तो उनके यहाँ जितनी भी अकादमिक या गैर अकादमिक जो क्रियाकलाप होते हैं वो संस्कृत भाषा या संस्कृत पत्रों के माध्यम से होते हैं। अवकाश हेतु यदि किसी को अवकाश लेना है तो वो अपने प्राचार्य को या अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में या महाविद्यालय में प्राचार्य को जो अवकाश हेतु जो पत्र लिखते हैं वो भी संस्कृत भाषा में लिखते हैं, संस्कृत माध्यम से लिखते हैं। संस्कृत की पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी जो आवेदन पत्र हैं वो संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि संस्कृत में पत्र लिखने की आवश्यकता अनेक स्थलों पर एवं अनेक परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। तो इसलिए इस कक्षा में हमारा जो प्रयोजन है वो आपको संस्कृत में पत्र लेखन सिखाना है। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि पत्र लेखन या पत्र लिखना सिखाना ये भी कोई सीखने की बात है,
पत्र लेखन तो हमने बचपन में ही अपने विद्यालय में ही सीख लिया था। अब स्नातक स्तर पर आकर इसे पुनः सीखने की भला क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो इस संदर्भ में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको सामान्य पत्र लेखन अथवा विद्यालय से अवकाश हेतु आवेदन पत्र लेखन ये बचपन में ज़रूर सिखाया गया होगा, लेकिन पत्र की ज़रूरत जीवन के विविध क्षेत्रों में पड़ती है। केवल छुट्टी लेने के लिए विद्यालय से कि आज मैं बीमार हूँ और मुझे एक दिन का अवकाश दीजिए, केवल इतने तक से काम नहीं चलेगा। अभी हमें जीवन में हर जगह जाइए, आप किसी बैंक में जाइए, पता चला कि आपका बैंक में आपका कार्ड, आपका क्रेडिट जो डेबिट कार्ड है वो गुम हो गया है, तो आपको उसके लिए आप बैंक जाते हैं तो वो कहते हैं एक आप लेटर लिख दीजिए। जब तक आप लेटर नहीं लिखेंगे तब तक वो आपका कार्ड ब्लॉक नहीं करेंगे। आप मौखिक बोल दीजिए मेरा कार्ड ब्लॉक कर दीजिए, बोलेंगे नहीं, आप एक लिखित में एक दे दीजिए कि मैनेजर के नाम चिट्ठी लिख दीजिए और अपना कार्ड संख्या बताइए और लिखिए कि मेरा कार्ड ब्लॉक किया जाए क्योंकि मेरा कार्ड गुम हो चुका है। तो उसके लिए आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो आपको आना चाहिए कि मैनेजर को जब पत्र लिखेंगे तो किस प्रकार का होना चाहिए। आप अपने किसी मित्र को जो कि दूसरे राज्य में या दूसरे देश में रहता है उसको अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली कैसे होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पत्र से तात्पर्य केवल हार्ड कॉपी, जैसे हम लोग पत्र का एक पेज होता है उसको हम लिखेंगे, केवल वही पत्र नहीं है। हो सकता है कि आप मेल के माध्यम से भी, आजकल तो ईमेल का ज़माना है, तो हम वहाँ पर भी जब पत्र लिखते हैं तो उसमें भी डियर सर या रेस्पेक्टेड सर मैडम, उसके बाद अपना जो है दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, या हिंदी में कहते हैं क्या सविनय निवेदन है कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। इस प्रकार जब हम जो वो भी पत्र ही है, पत्र से तात्पर्य आप केवल हार्ड कॉपी से मत लीजिएगा। अगर आप ईमेल पे भी लिख रहे हैं तो वो भी हम उसको भी हम पत्र की कैटेगरी में ही काउंट करेंगे। तो यदि आप उचित ढंग से पत्र नहीं लिख पाते हैं तो संभव है कि आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसे पत्र पाने वाला व्यक्ति जो है यथोचित ढंग से समझ ना पाए। इससे आपके अपेक्षित कार्य में अनावश्यक विघ्न उपस्थित हो जाएगा। इसलिए सही ढंग से पत्र लेखन अत्यंत आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो सरकारी कामकाज तथा व्यापार व्यवसाय में जो पत्राचार होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से भी अपना काम सुचारू रूप से चलाने के लिए पत्र के सम्यक लेखन का ज्ञान होना परम आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है, पत्र लेखन का प्रयोजन हमको समझ में आ गया कि पत्र लेखन कितना आवश्यक है। आज के ज़माने में भी और प्राचीन काल में भी सभी कालों में पत्र लेखन का अपना एक विशेष महत्व रहा है। तो पत्र लेखन के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकारों से पत्र लिखा जा सकता है या लिखा जाता है, तो इस पर जब हम विशेष ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि पत्र लेखन जो है वो दो प्रकार का होता है, अनौपचारिक एवं औपचारिक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इनफॉर्मल और फॉर्मल। वस्तुतः हमारे जीवन में व्यवहार के कई पक्ष और स्तर हो सकते हैं या होते हैं। अपने मित्र, माता पिता या सगे संबंधियों से बातचीत करते समय अथवा व्यवहार करते समय हम जो है बेहद बेतकल्लुफ अथवा क्या आप कहें अनौपचारिक या इनफॉर्मल रहते हैं। अपने भाई से बात करते वक्त मैं थोड़ी सोचूंगा कि उसको बुरा लगेगा भला लगेगा, छोटा भाई या बड़ा भाई या फैमिली में माता पिता हैं, जैसे अपने माता पिता से हम अधिकार पूर्वक कोई बात कह देते हैं या अपने मामा से, अपने चाचा से अधिकार पूर्वक, एक आग्रह पूर्वक, थोड़ा सा सोचते भी नहीं है, कई बार थोड़ा बुरा भी लग जाता है तो बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं और हम उनसे कुछ भी कहने में बड़े ही कंफर्टेबल होते हैं, बड़े ही सरल होते हैं। लेकिन जब आप किसी महाविद्यालय में नौकरी कर रहे हैं और वहाँ के प्राचार्य को अगर आपको कोई बात कहनी है तो वहाँ आप अधिकार पूर्वक नहीं कह सकते कि प्रिंसिपल सर मुझे आप मेरी सैलरी बढ़ाइए ही बढ़ाइए, मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं कर सकते। माता पिता से बोल सकते कि मेरी आपने मुझे 10 रुपये देते हो, नहीं मुझे तो 20 रुपये चाहिए, मेरे घर महंगाई बढ़ गई है, 50 से मेरा काम नहीं होता, 100 से मेरा काम नहीं होता। तो आपको वहाँ शैली का ध्यान रखना पड़ता है कि आप प्राचार्य से जब बात करते हैं तो उनसे जब आप बात करेंगे तो आपकी शैली, भाषा शैली या पत्र लेखन की शैली कैसी हो। और जब आप अपने किसी मित्र, सगे संबंधी, भाई, माता पिता, रिश्तेदार से बात करते हैं तो आपकी शैली कैसी होती है। आपको पता है, हम सबको पता है कि दोनों शैलियों में बहुत ज़्यादा भेद होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब कार्यालय अथवा किसी सार्वजनिक परिस्थितियों में जब हम व्यवहार करते हैं तो उस समय हम बड़े ही औपचारिक, बड़े ही फॉर्मल हो जाते हैं। अपने सहकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत का जो हमारा तौर तरीका होता है वो भी अनौपचारिक नहीं हो सकता, वो इनफॉर्मल नहीं हो सकता। वहाँ हमारे फॉर्मल रिलेशंस होते हैं तो हमें वहाँ पे फॉर्मल शैली का प्रयोग करना होता है।
और जो अपने मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ जो हमारा संबंध है वो बड़ा ही अनौपचारिक होता है। जिस प्रकार हमारी बातचीत एवं व्यवहार के 2 स्तर हैं, उसी प्रकार हमारे लिखित संप्रेषण के भी 2 रूप होते हैं, जो पत्र व्यवहार में नितांत स्पष्ट हो जाते हैं। अतः पत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनौपचारिक पत्र तथा औपचारिक पत्र। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र की क्या विशेषता है, उसकी क्या शैली है, उसमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, तो हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अनौपचारिक पत्रों में पारिवारिक सदस्यों अथवा मित्रों के संग वार्तालाप का सा अपनापन होता है, और ये जो पत्र हैं वो वस्तुतः बड़े ही व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इसलिए इनमें भाषा शैली का कठोर प्रतिबंध नहीं होता। विषय की दृष्टि से इनमें बहुत ही अधिक विविधता होती है। हम बात जो है कहीं और से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं अपने मामा के बेटे को पत्र लिख रहा हूँ, तो मैंने उसको बताया कि आज से 2 साल पहले जब तुम आए थे दिल्ली, तो हम लोगों ने रात में छत पे इतनी लंबी बात की थी, तुम्हें याद है कि हम पूरी रात सोए नहीं थे, सुबह के 4 बज गए, और उसके बाद हम अचानक से कुछ और पूछ लगता है, गाँव में क्या हाल चाल है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कहाँ हमने पुरानी बात कही, वर्तमान की बात पे भी आ गए, फिर हम पुरानी बात पे वापस जा सकते हैं। हमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं पड़ता कि ये शैली कैसी जा रही है, मतलब विषय की दृष्टि से विविधता हो सकती है। अचानक से मैं हालचाल भी पूछ सकता हूँ, अचानक से मैं कोई पुरानी बात भी कह सकता हूँ, अचानक से मैं कोई दुख वाली बात भी कह सकता हूँ, अचानक से मैं कोई खुशी की बात भी बता सकता हूँ कि आप तुम्हें बताते हो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इस बार अपने विद्यालय में, अपने महाविद्यालय में मैंने टॉप किया है, या मुझे जो है मेरी नौकरी लग गई है। किसी प्रकार की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा सोचने विचारने की आवश्यकता का ध्यान उतना नहीं रखना पड़ता जितना कि हमें औपचारिक पत्रों में रखना पड़ता है। जब हम औपचारिक की बात करेंगे तब हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हम अनौपचारिक पर चर्चा करते हैं। तो माता पिता और बच्चों के बीच अथवा पति पत्नी के बीच या फिर मित्रों के बीच लिखे जाने वाले पत्रों में विषयों की विविधता उतनी ही व्यापक होती है जितना कि मानव स्वभाव और मानव जीवन की परिस्थितियां। इसलिए ऐसे पत्रों में सूचनाएं भी होती हैं, किसी समस्या का समाधान भी होता है, दुख सुख, रोष स्नेह, भावनाओं की सघन अनुभूति का प्रकाशन भी होता है, गिले शिकवे और शिकायत भी होती है, नाराजगी भी जाहिर करते हैं कि तुम जो है, तुम्हारे पुत्र हो गया, तुमने बताया नहीं, तुमने जो है तुम्हारी नौकरी लगे, तुमने बताया नहीं, कुछ कभी कोई प्रीति भोज नहीं दिया, हमें बुलाया नहीं। नाराज़गी भी कर सकते हैं, या फिर या क्षमा याचना भी कर सकते हैं कि आपका निमंत्रण आया और मैं बहुत ही आवश्यक कार्य मुझे कार्यालय में था जिस कारण मुझे छुट्टी नहीं मिली, और इसलिए मैं पहले तो क्षमा चाहूँगा और आपको बधाई देता हूँ कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वो कुशल मंगल हो, माता उसकी स्वस्थ हो। तो आपने थोड़ी माफ़ी भी मांग सकते हैं उसके अंदर, वे आप अधिकारपूर्वक आप अपनी नाराज़गी भी दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो पत्र हैं वो सिर्फ लिखने वाले और जो पाने वाले के मध्य संवाद स्थापित करते हैं, अतः उन्हीं दोनों के अनुकूल भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए या होता है। मुझे पता है कि मेरे मामा के लड़के को कैसी भाषा पसंद आती है, या जब हम उससे जब सामने प्रत्यक्ष रूप से जब वो मेरे सामने होगा तो मैं उससे जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में, जिस शैली में बात करूंगा, पत्र की शैली भी मैं वैसी रख सकता हूं, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये व्यक्तिगत अथवा सामान्य या अनौपचारिक पत्र भी कभी कभी सार्वजनिक महत्व के होते हैं। समाज के विशिष्ट व्यक्तियों जैसे कि राजनेताओं, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के द्वारा अपने मित्रों, अपने सहायकों या संबंधियों को लिखे गए पत्रों से उनके जीवन और व्यक्तित्व की जानकारी तो मिलती ही है, उनसे उनके रचनात्मक और सांस्कृतिक पक्ष भी उजागर होते हैं। ऐसे पत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व होता है। जैसे कोई पिता यदि अपनी पुत्री को दूर देश में बैठा हुआ, या उसकी पुत्री किसी अन्य देश में है, पिता भारत में है, तो जब वो यहाँ की, या पिता विदेश में है, पुत्री यहाँ पर है, तो वो अपने विदेश में जहाँ वो रह रहा है वहाँ के आसपास के बारे में, वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के भूगोल के बारे में, वहाँ के विज्ञान के बारे में जब पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को यदि लिखता है, या पहले ज़माने में जब लिखते थे, तो वो पत्र आज के ज़माने में बड़े काम आते हैं। क्योंकि हमें अगर मान लीजिए आज से 50 साल पहले का कोई पत्र मिल जाए, या 100 साल पहले का कोई पत्र मिल जाए, जिसमें किसी पिता ने अपनी पुत्री को या अपनी पत्नी को इस प्रकार के पत्र लिखे हों, जिसमें उसने
उस देश जिसमें वो रह रहा था वहाँ की इतिहास, भूगोल और विज्ञान संबंधी चर्चाएं उस पत्र में की गई हों, तो हमें वो पत्र शोध की दृष्टि से बड़े काम आ जाते हैं। हम ये जान पाते हैं कि 100 साल पहले वहाँ पे क्या चल रहा था, उस देश में किसका शासन था। कभी मान लो विवाद उत्पन्न होता है कि नहीं उसमें तो इसका शासन था, नहीं था, तो वो पत्र कई बार बड़े प्रामाणिक सिद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के पत्र जो हैं इन दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें कई रोचक बातें होती हैं, रोचक भाषा शैली प्रस्तुत की जाती है। तो अतः ये पत्र दूर शिक्षण का एक सहज और सुंदर नमूना है। इसी तरह है एक और उदाहरण हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के पत्र या निराला के पत्र या मुक्तिबोध के पत्र या ऐसे ही अन्य साहित्यकारों के प्रकाशित पत्र उनके रचना कर्म को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। संस्कृत भाषा में भी लिखे गए कई व्यक्तिगत पत्र बड़े सार्वजनिक महत्व के हैं, जैसे महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी एवं महामहोपाध्याय पट्टाभिराम शास्त्री जी के कतिपय संस्कृत पत्र इसी कोटि के हैं, परंतु आज तक उनका प्रकाशन नहीं हो पाया है। सौभाग्य से अभिनव पाणिनि उपाधि से विभूषित आचार्य चारुदेव शास्त्री जी के कुछ सुललित संस्कृत पत्रों का प्रकाशन होशियारपुर पंजाब की एक त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका ने कर रखा है, और इस दृष्टि से सर्वाधिक उपादेय ग्रंथ का नाम है पत्र काव्यम। संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी द्वारा अपने मित्रों, बंधुओं एवं शिष्यों को लिखे गए संस्कृत पत्रों में से लगभग 100 पद्यमय पत्रों का संग्रह इस ग्रंथ में किया गया है। 1000 से अधिक श्लोकों वाली इस पुस्तक में विभिन्न पत्रों से कतिपय साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के लिए उन पत्रों में दुनिया के विभिन्न देशों में प्रसिद्ध राम कथा का विवरण दिया गया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा का इतिहास निरूपित किया गया है। वर्षा ऋतु में बैंकॉक नगर की सुंदरता का चित्रण उसमें किया गया है। जर्मनी देश की राइन नदी में नौका विहार के आनंद का वर्णन उसमें किया गया है। चांगमाई नगर में वैशाख मास की संक्रांति के दिन आयोजित होने वाले संक्रांत उत्सव की जल क्रीड़ा का शब्दांकन इसमें किया गया है। तो अतः ये वैयक्तिक अथवा अनौपचारिक पत्र जो हैं होते हुए भी सार्वजनिक महत्व के पत्र बन गए, क्योंकि उन पत्रों से हमें उन देशों का विवरण प्राप्त हो गया जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए या उस कालखंड में हम वहाँ नहीं थे। तो उन पत्रों से जब हमने पढ़ा तो जाना कि अरे उस समय जो है वहाँ पर जर्मनी में ये चीज़ होती थी, या वहाँ पे क्या ये उत्सव मनाया जाता था, या इसकी क्या विशेषता थी। हो सकता है कि अब वो परिवर्तित हो गई हो, लेकिन इतिहास हम सभी जानना चाहते हैं, तो ये पत्र हमारे बड़े ही काम आ सकते हैं। दूसरा जो पत्र का जो प्रकार है वो है औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र प्रायः उन लोगों के बीच लिखे जाते हैं जो या तो व्यक्तिगत रूप से बहुत परिचित नहीं होते या फिर जिनके आपसी संबंध अत्यंत औपचारिक होते हैं, बड़ी फॉर्मल रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो औपचारिक पत्रों में कई प्रकार के पत्र व्यवहार शामिल हैं, जैसे आवेदन पत्र। अब किसी कंपनी में, किसी महाविद्यालय में, किसी संस्था में, किसी संस्थान में नौकरी के लिए आवेदन करना है तो उसकी एक अलग शैली, एक अलग प्रकार, ये सारे औपचारिक की 5-6 कुछ प्रकार हैं, वो मैं आपको बतलाऊंगा। तो आवेदन, आप नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि किसी संस्था में आप नौकरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपना बैंक में मान लीजिए आपको अपना खाता खुलाना है तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ सकता है। नौकरी चाहिए उसके लिए आपको अपना आवेदन पत्र लिखना पड़ सकता है, या छुट्टी चाहिए तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ सकता है। तो ये सभी आवेदन पत्र कहलाते हैं। दूसरा प्रकार है व्यावसायिक पत्र। हम जानते हैं कि आज का युग व्यापार प्रधान युग है। चारों ओर उद्योग धंधों का जाल फैलता जा रहा है। अनेक प्रकार के उद्योगों के बीच परस्पर संबंध और व्यापार की दृष्टि से पत्राचार का महत्व बहुत बढ़ गया है। व्यापारिक जटिलताओं को देखते हुए आज मौखिक शब्द की अपेक्षा लिखित शब्द का महत्व बहुत बढ़ गया है। कच्चा माल मंगाना है, माल बेचने के लिए बाजार की खोज करनी है, या व्यापारिक शर्तें तय करनी हैं, या और भी अनेक व्यावसायिक कार्यों के लिए पत्राचार आवश्यक हो गया है। यह पत्राचार ही व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। इसलिए एक व्यावसायिक संस्थान या संगठन
का दूसरे उद्योग समूह के साथ जिस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान होता है वे ही व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। और ये पत्र इसलिए भी अत्यंत उपयोगी होते हैं क्योंकि इन पत्रों से एक तो समय बचता है, पैसा कम खर्च होता है, प्रचार और विज्ञापन का भी काम दे देते हैं, उद्योगों में परस्पर निकटता आती है, और सबसे महत्वपूर्ण जो अगला पॉइंट है कि विवाद उत्पन्न होने पर ये अकाट्य प्रमाण का काम करते हैं। मान लीजिए कोई हमारी डील हुई किसी एक कंपनी की दूसरी कंपनी से और अंत में वो सामने वाला बदल जाए कि नहीं आपने तो इतने माल की बात नहीं की थी या इतने पैसों की बात नहीं हुई थी, तो जो पत्रों के माध्यम से जो उनके बीच बातचीत हुई थी वो पत्र वहां प्रमाण बन जाते हैं। वो पत्र दिखा सकता है सीधा, जिसको आजकल जो बिजनेस हो रहे हैं वो व्हाट्सएप पे ज़्यादा हो रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी लोग अपना लिख कर भेज देते हैं कि इतना माल चाहिए, डील इतने रुपए में होगी। तो वो कल को मान लो कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो लोग क्या करते हैं, सीधा उस व्हाट्सएप जो आपकी चैट है उसका स्क्रीनशॉट लेकर सामने वाले को भेजते हैं कि देखो आपने इस तारीख को 6 तारीख को बात हुई थी और आपने इतने रुपए में बात की थी, इतने माल की बात हुई थी। तो उसके नाम का वो स्क्रीनशॉट होगा तो सामने वाला मुकर नहीं सकता कि हाँ ये तो प्रमाण दे दिया उसने। तो उसी प्रकार ये जो पत्र हैं जिसमें लिखित कार्रवाई होती है, जिसमें लिखित में आप किसी से माल मंगा रहे हैं और उस रकम तय कर रहे हैं, तो ये जो पत्र हैं वो अकाट्य प्रमाण का काम करते हैं और विवाद और भ्रम का इनसे निवारण हो जाता है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता, ना ही भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। सामने वाले को हो सकता है कि याद ना रहे, वो भूल जाए, तो वो क्या करेगा, उठा के वो लेटर देख लेगा, उठा के वो चैट पढ़ लेगा, उठा के वो ईमेल पढ़ लेगा और देखेगा अच्छा इससे तो इतने में डील हुई थी, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। तीसरे प्रकार है संपादक के नाम अनुरोध, शिकायत या प्रतिक्रिया के पत्र। कोई संपादक है, आपको अपना आलेख उसमें छपवाना है उसकी पत्रिका में, तो उसके लिए आप अनुरोध करते हैं। तो आप संस्कृत की पत्रिका है तो संस्कृत में आप पत्र लिखेंगे, आप बताएंगे कि मैंने ये शोध पत्र लिखा है और इसका मैं प्रकाशन आपकी पत्रिका में चाहता हूँ, या आपने कोई आलेख लिखा है जिसका आप चाहते हैं कि ये पत्रिका उसको प्रकाशित करे, या आपका आर्टिकल उसमें पब्लिश हुआ था लेकिन आपको कुछ शिकायत है, ठीक से पब्लिश नहीं हुआ, टाइपिंग एरर्स हो गए या आधा छापा, तो आप शिकायत करने के लिए भी संस्कृत में उस संपादक को पत्र लिख सकते हैं। और तीसरा होता है कि आपको उस आलेख को, उसकी पत्रिका को पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगा या बड़ा ही खराब लगा, तो अपनी प्रतिक्रिया को भी आप संस्कृत पत्रों के माध्यम से संस्कृत पत्रिका के संपादक को भेज सकते हैं। विविध संस्था अध्यक्षों को संबोधित पत्र भी संस्कृत में ही होते हैं। कोई किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को यदि हमें पत्र लिखना है तो संस्कृत में हम अपने विद्यालय में या अपने महाविद्यालय में उनको आमंत्रित करना चाहते हैं या किसी विशेष कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करना चाहते हैं, तो हम उनको, क्योंकि वो संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं या आचार्य हैं या शिक्षक हैं, तो हम उनको संस्कृत में संबोधित करते हुए पत्र लिखना चाहिए या लिखते हैं। सामान की खरीद के पत्र, कोई सामान आपने लिया, पुस्तकें ली, कुछ और सामान लिया, तो उसके पत्र भी आप लिख सकते हैं। और सरकारी पत्र, जितने भी संस्कृत के संस्थान हैं वहाँ पर सरकारी जो पत्र हैं, आपको उनसे कोई भी काम है तो आप संस्कृत में भी पत्र लिखकर उनसे बात कर सकते हैं। सरकारी पत्र में भी पत्रों के अनेक प्रकार हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग प्रयोजनों के लिए पत्राचार के अलग अलग प्रकारों का प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार को विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों या दूसरी संस्थाओं के प्रमुखों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों से पत्राचार हेतु सरकारी पत्र की आवश्यकता होती है। यदि सरकारी काम को निपटाने में अधिक विलंब हो रहा हो और अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिलाना जरूरी हो तो अर्ध सरकारी पत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। मंत्रालयों और विभागों के आपसी प्रशासनिक पत्राचार हेतु कार्यालय ज्ञापन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सरकारी विभागों के आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यालय आदेश का प्रयोग होता है। अधिसूचना तथा संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सांविधानिक नियमों और आदेशों की घोषणा आदि का प्रकाशन अधिसूचना के रूप में होता है। नीति संबंधी सरकारी निर्णयों, जांच समितियों या आयोगों की नियुक्ति आदि की सार्वजनिक घोषणा संकल्प के द्वारा की जाती है। परिपत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब मंत्रालय या विभागीय कार्यालय कोई सूचना अथवा अनुदेश अपने अधीन कार्यालयों या कर्मचारियों को देते हैं। इसका प्रयोग उक्त कार्यालय या मंत्रालय तक ही सीमित होता है। पृष्ठांकन का प्रयोग तब होता है जब पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिक व्यक्तियों को भेजने की जरूरत हो। प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किसी सूचना के व्यापक प्रचार हेतु उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है।
तो इस प्रकार हमने देखा मोटे तौर पर कि पत्र जो है वो 2 प्रकार के हैं, अनौपचारिक पत्र एवं औपचारिक पत्र। परंतु ये 2 प्रकार के पत्र भी अपनी स्वरूप संरचना की विविधता के कारण अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी पद्धति होती है और उन पद्धतियों के बारे में अध्ययन हम आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।